हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा अपना परासरण एवं विस्तरण, या इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न। ठीक है, और ये है आपका सेकंड पेपर, और जिनके थर्ड पेपर होता है तो उनके भी ये क्वेश्चन बनता है, और सेकंड पेपर का भी ये क्वेश्चन बनता है। और फर्स्ट पेपर के मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको 25 क्वेश्चन बता दिए, दोनों वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हो। मैं मनीष और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। तो अगर आपको यहाँ से कुछ हेल्प मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नॉलेजेबल वीडियो और अच्छी अच्छी क्लासेज हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपके सेकंड पेपर का है, परासरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोसिस और विसरण डिफ्यूज़न। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्रियाएं होती है, विसरण की क्रिया होती है, और तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको अच्छे से एक बार रीड करवा दूंगा यहाँ पर बोर्ड पर, उसके बाद में मेरे जो नोट्स हैं उनको मैं आपको बताकर अच्छे से समझा दूंगा। तो पहला है अपना परासरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोसिस। और पुरानी क्लासेज आपको पता ही है, ओल्ड क्लासेज पूरी अपनी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप ले सकते हो। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न यानी परासरण और विसरण। तो परासरण विधि क्या है? जल के अणु हैं, ठीक है, जल के अणुओं का इनकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन, ठीक है, अभिगमन करना क्या कौन सी क्रिया होती है? परासरण। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जल के अणुओं का गमन या अभिगमन क्या कहलाता है? परासरण। देखो, और अपन साइंटिफिक भाषा में कहें तो यहाँ पर अपन बता सकते हैं कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अणुओं का गमन करना ही क्या कहलाता है? परासरण की क्रिया कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर आपका दूसरा जो है अंतःपरासरण। अब परासरण तो आपने समझ लिया, अंतःपरासरण की बात करते हैं। तो अंतःपरासरण बाह्य वातावरण से, अंतःपरासरण की बात करते हैं, जो बाहरी वातावरण होता है उसके द्वारा बाहरी वातावरण से जो परासरण विधि है उसके द्वारा जल के अणुओं का या जल का कोशिका के में प्रवेश, यानी कोशिका के अंदर प्रवेश होना क्या कहलाता है? अंतःपरासरण कहलाता है। दोस्तों, एक बार अच्छे से आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो बाहरी वातावरण है उसके द्वारा जल के अणुओं का परासरण विधि के द्वारा कोशिका के अंदर, ठीक है, बाहरी वातावरण से कोशिका के अंदर प्रवेश करना, ठीक है, क्या कहलाता है? अंतःपरासरण कहलाता है। परासरण किसे कहते हैं? तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जल के अणुओं का गमन करना, एंड जल अणुओं का, मैं इसकी ओरिजिनल परिभाषा है, जल अणुओं का इनकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अभिगमन। तो यहाँ पर सर्दी की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है हेल्थ को लेकर, तो आप एडजस्ट कर लेना। सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू, तो आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच बीच में, तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पर अंतःपरासरण क्लियर करवा दिया, और परासरण, इनके फुल डिटेल में नोट्स लगाकर भी आपको मैं स्टडी करवाने वाला हूँ। थोड़ा वेट कीजिए, कंटिन्यू क्लास को एंड तक देखो ताकि आपको सब कुछ समझ में आ सके। और एक एक टॉपिक में जो क्लियर करवा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से रीड करो, और जो भी नोट्स वगैरह है तो वो आपको दे दिए जाएंगे। अब बात करते हैं विसरण की, डिफ्यूज़न। ठीक है, डिफ्यूज़न, जब पदार्थों के कण या अणु अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विस्तृत होते हैं। जब जो कोई भी पदार्थ है उसके कण या अणु जो अधिक सांद्रता होती है उससे निम्न सांद्रता की ओर विस्तृत होते हैं, ठीक है, निम्न सांद्रता की ओर विस्तृत होते हैं, तो वो यह क्रिया क्या कहलाती है? विसरण की क्रिया कहलाती है। तो अब चलेंगे अपन अपने नोट्स को लगाऊंगा मैं, और वहाँ से आपको एक एक लाइन को अच्छे से समझाते हुए चलूँगा। तो वीडियो को अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो,
और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस और स्टडी की जो क्लासेज है वो मिलती रहेंगी। तो अब आगे आप स्क्रीन पर देखिए, मैं नोट्स लगा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर नोट्स लगा दिए और यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। अब परासरण मैंने आपको बोर्ड पे इसकी परिभाषा बताई थी एंड इसको इंग्लिश में कहते हैं ओस्मोसिस। तो यहाँ पर बता देता हूँ कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है उससे होते हुए विलायक जल अणुओं का इनकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अभिगमन क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। अगला है आपका कोशिकाओं में यह क्रिया व्यापक रूप से पाई जाती है, यानी कि कोशिकाओं में ये क्रिया होती रहती है ज़्यादातर। और कोशिका क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली अर्धपारगम्य सदृश से संरचित होती है। कोशिका ध्रुव हमेशा ही बाह्य पर्यावरण की अपेक्षा अधिक सांद्रित होता है। जो कोशिका ध्रुव है वो बाह्य पर्यावरण की अपेक्षा अधिक सांद्रित होता है। और प्लाज्मा झिल्ली कोशिका में स्थित पदार्थों को बाहर नहीं आने देती। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो कोशिका में जो स्थित पदार्थ है उनको बाहर नहीं आने देती। इसी कारण जल के अधिक सांद्रित यानी कम सांद्रित विलय की ओर विस्तृत होते हैं, यानी कि अधिक सांद्रित से निम्न सांद्रता की ओर विलय होते हैं। और जो जल के अणुओं द्वारा ये विस्तरण की क्रिया होती है इसे ही क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। तो अब आप कंप्लीट समझ गए होंगे कि परासरण क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अपन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही इसी का पार्ट बचा हुआ है, विसरण और परासरण। तो अब बात करते हैं परासरण। अंतःपरासरण क्या है? तो बाह्य वातावरण से परासरण विधि द्वारा जल के कोशिका में प्रवेश को अंतःपरासरण कहते हैं। ठीक है, इसमें कोशिकाएं फूलकर स्फीत हो जाती है और सभी उपापचय क्रियाओं के संपन्न होने के लिए आवश्यक है। जो भी क्रियाएं होती है उपापचय उनके संपन्न होने के लिए किसका आवश्यक है? इसमें जो कोशिकाएं फूलकर स्फीत हो जाती हैं तो अगर ये नहीं हो तो इनकी जो क्रियाएं हैं वो अच्छे से नहीं होंगी, यानी कि कंप्लीट ये क्रियाएं नहीं हो पाएंगी। जब कोशिकाओं के भीतर से झिल्ली में होते हुए जल बाहर निकलता है तो इसे क्या कहते हैं? बाह्य परासरण कहते हैं। अंतःपरासरण किसे कहते हैं? बाह्य वातावरण से परासरण विधि द्वारा जल के कोशिका में प्रवेश को जल है तो बाह्य वातावरण में से जो परासरण विधि है उसके द्वारा कोशिका में प्रवेश करता है तो उसे तो कहते हैं अंतःपरासरण। और बाह्य परासरण किसे कहते हैं? जब कोशिका के भीतर से झिल्ली में होते हुए जल बाहर निकलता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? बाह्य परासरण कहते हैं। इससे कोशिकाएं सलथ हो जाती है, उसमें जीव द्रव्य कुंचन हो जाता है। यदि सतल था, ये क्या लिखा है? सथल था, लंबे समय तक रहती है तो कोशिका की मृत्यु हो जाती है। प्लाज्मोलाइसिस ये जीव द्रव्य कुंचन होता है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक था जिसमें से आज मैंने अच्छे से आपको ये कवर करवा रहा हूँ। और नोट्स लगाने का मेरा ये मकसद रहता है कि आपको भी एक बार आप भी अच्छे से इनको पॉज करके अच्छे से पढ़ लो ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। अब बात करते हैं कई जो अविद्युत अपघट्य हैं पदार्थों की जो पारगम्यता है उनकी वसा में अघुलनशीलता के प्रत्यक्ष अनुपात में होती है। जो अविद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं उनकी पारगम्यता उनकी वसा में घुलनशीलता के प्रत्यक्ष अनुपात में होती है। और अधिक वसा घुलनशील पदार्थ कम वसा घुलनशील पदार्थों की अपेक्षा प्लाज्मा झिल्ली द्वारा अधिक सरल से पारित हो सकते हैं, यानी कि जो जिनमें अधिक वसा घुलित होती है जो पदार्थ होते हैं और जो कम वसा घुलनशील पदार्थ होते हैं उनकी पदार्थों की अपेक्षा प्लाज्मा झिल्ली द्वारा अधिक सरलता से पारित हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप भी रोक के एक बार अच्छे से दोबारा से इस वीडियो में कंप्लीटली इनको एक बार देख लेना। एंड अब बात करते हैं अपन विसरण विधि के बारे में।
तो डिफ्यूज़न जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूज़न, तो ये है अपना विसरण का पार्ट कुछ जो मैं बताता हूँ। जब कोई पदार्थ होता है उसका कण या अणु अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरित होता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। इसके अंतर्गत प्लाज्मा झिल्ली के आर पार पदार्थों का आदान प्रदान केवल भौतिक कारकों व विसरित होने वाले अणुओं की सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करता है। ठीक है, कि जिसमें ये जो पदार्थ है प्लाज्मा झिल्ली के आर पार पदार्थों का जो आदान प्रदान होता है वो केवल भौतिक कारक की और विसरित होने वाले अणुओं की सांद्रता पर की प्रवणता पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रवणता क्या होती है आप जानते होंगे, और बता दूं मैं आपको, अणुओं का विसरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। इस क्रिया में ऊर्जा का व्यय नहीं होता। जो क्रिया है इसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होता और ये परिवहन की अत्यंत धीमी गति है। तो यहाँ पर आपको मैंने यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया और कुछ भाग और बचा है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो प्लाज्मा कला है उसमें लगभग 7 एंगस्ट्रॉम, ये मापने की एक इकाई है एंगस्ट्रॉम। पिछले क्लासेज में मैंने इसकी फुल फॉर्म भी आपको लिख के बताई थी। तो इसके व्यास के दोस्तों मेरे बार बार थोड़ा कोल्ड हो रहा है तो इस वजह से बार बार खांसी आती है और थोड़ा आपको डिस्टर्ब हो रहा है तो उसके लिए सॉरी। तो 7 एंगस्ट्रॉम व्यास के असंख्य छोटे छिद्र होते हैं। ये छिद्र धनात्मक यानी पॉजिटिव या ऋणात्मक आवेश युक्त होते हैं। ये छिद्र कपाटों की तरह काम करते हैं, वैल्यू यानी कपाटों की तरह काम करते हैं। आयन तथा अणु अपनी गतिज ऊर्जा के कारण लगातार कोशिका के अंदर परस्पर टकराते रहते हैं। ठीक है, और ये कला के बाहर तथा अंदर टक्कर मारते रहते हैं। जब ये टक्कर कला में उपस्थित छिद्र पर होती है तो ये छिद्र द्वारा कला की दूसरी तरफ आ जाते हैं और ताप के साथ बहने वाली ये अनियंत्रित गति आयनों या अणुओं की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ होती है और इसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन यानी विसरण कहते हैं। तो यहाँ पर ये थी आपकी इम्पोर्टेंट क्रिया जो हमने आपको क्लियर करवा दी। और यहाँ पर आप देख सकते हो, और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट अभिगमन करना हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर डिफ्यूजन होना, तो ये सारी इम्पोर्टेंट था जो मैंने आपको करवा दिया कंप्लीट। अब आप इस वीडियो को लाइक कर देना और आगे की क्लास और पुरानी क्लासेस लेना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, और जो भी है आप क्लासेस लेते रहिए और पूरी वीडियोज़ को देखते रहिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।